नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। तो छठवें चरण के लिए आज चुनाव जो है शुरू हो चुके हैं और इसी बीच सबसे बड़ा अपडेट अनादि टीवी के जरिए आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ा अपडेट, जहां छठवें चरण के लिए मतदान आज यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर में वोटिंग, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती में भी वोटिंग, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में मतदान, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर में वोटिंग, मछली शहर, भदोही, बस्ती में भी आज मतदान। यूपी में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो यूपी की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो शाम 6 बजे तक चलने वाली है। तो छठवें चरण में 14 सीटों पर होने वाले चुनाव आज शाम 6 बजे खत्म हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का छठवें चरण का चुनाव है। इस चरण में आपको बता दें कि 14 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं और इसके अलावा एक बलरामपुर जिले की गैसंडी विधानसभा चुनाव पर भी विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि सुल्तानपुर सीट जहां पर आज चुनाव हो रहा है, वहां से बीजेपी की तरफ से मेनका गांधी उम्मीदवार है, तो वहीं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की ओर से भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल निरहुआ है। तो ऐसे में इन तमाम दिग्गजों की साख जो है आज दांव पर लगी है। मेनका गांधी, निरहुआ, धर्मेंद्र यादव। जौनपुर की अगर बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह, ऐसी नामचीन हस्तियां इस चुनावी मैदान में हमें नजर आ रही है। एक बार फिर से आपको सीटों के नाम बता देती हूँ। 14 की 14 सीटें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली और भदोही। चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्राउंड लेवल पर वो मौजूद है, उनसे जानकारी ले लेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से और आशीष सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, छठवें चरण का चुनाव है, आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है। 14 सीटों पर आज मतदान होने हैं। किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? देखिए, माहौल की अगर बात की जाए तो राजनीतिक दलों ने छठवें चरण के लिए भी पूरी ताकत दी थी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडिया ब्लॉक है उसने भी कई रोड शो और चुनावी रैलियां की और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी स्टार प्रचारक के रूप में इन 14 लोकसभा सीटों पर प्रचार करते नजर आए। लेकिन लड़ाई कठिन है और कई सीटें ऐसी हैं जहां स्थिति बीजेपी के लिए 2019 में विपरीत रही है। अगर श्रावस्ती की बात की जाए तो सबसे हॉट सीट है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा जो मुख्य ट्रस्टी है राम मंदिर न्यास के, उनके बेटे साकेत मिश्रा जो पूर्व में आईपीएस की नौकरी छोड़कर बैंकिंग सेक्टर में थे और उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। और सामने राम शिरोमणि वर्मा है जो बसपा से सांसद चुने गए थे 2019 में, इस बार वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत क्लोज फाइट मानी जा रही है, बहुत टफ फाइट मानी जा रही है। इसी के साथ सुल्तानपुर की सीट है जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनके सामने समाजवादी पार्टी के पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राम भुवाल निषाद चुनावी मैदान में है। कहा यह जा रहा है कि निषाद मतदाता अपनी जाति के साथ बंदी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो निषाद नेता है, जो बीजेपी की निषाद लीडरशिप है, उसका कोई असर नहीं दिख रहा है और निषाद वोटर्स के साथ यादव, मुस्लिम और अन्य वोटर्स भी समाजवादी पार्टी के पाले में जा रहे हैं।
तो यहाँ पर भी मुकाबला कठिन बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व विधायक इंद्रभद्र सिंह सोनू और चंद्रभद्र सिंह मोनू ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली सुल्तानपुर से। तो सुल्तानपुर में भी कड़ा मुकाबला है। ऐसे ही कड़े मुकाबले की उम्मीद फूलपुर में भी है, जहाँ प्रवीण पटेल मौजूदा समय में जो विधायक हैं फूलपुर सदर से, उन्हें बीजेपी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। सामने इंडिया गठबंधन से अमरनाथ मौर्य है, और अमरनाथ मौर्य के पक्ष में जब चुनावी जनसभा करने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहुंचे थे फूलपुर, तो इतनी भीड़ उमड़ी थी कि उनको बिना वाटर दिए वापस आना पड़ा था। तो फूलपुर में चुनौतीपूर्ण मुकाबला है। फूलपुर ऐतिहासिक सीट भी है। यहाँ से बीएसपी के जो संस्थापक रहे कांतीराम, वो चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ये संसदीय सीट रही है। तो फूलपुर पर भी सबकी निगाहें हैं। ऐसी प्रयागराज की शहर की सीट है। प्रयागराज शहर की सीट की अगर बात की जाए तो बंगाल के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे तो चुनावी मैदान में उतारा गया है। अजय त्रिपाठी को सामने है पूर्व मंत्री उज्ज्वल रमन सिंह, जो रेवती रमन सिंह का दौर नेता प्रयागराज के उनके बेटे हैं। तो यहाँ पर भी इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रतापगढ़ में खासकर प्रतापगढ़ की सीट इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि राजपूतों की नाराजगी खुलकर प्रतापगढ़ में देखी जा रही है। अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के प्रत्याशी ने जिस तरह से रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर टिप्पणी की, उसके बाद राजपूत वोटर्स खेमेबंदी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। प्रतापगढ़ कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। तो ऐसे में 12% कुर्मी और 14% मुसलमान और 9% यादव के साथ 8% क्षत्रिय मतदाताओं ने भी मुकाबले को कड़ा कर दिया है। भदोही से पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र ललितेश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीजेपी विधायक विनोद बिंद को बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। बस्ती में भी कड़ी फाइट की उम्मीद है, क्योंकि बस्ती से 2 बार के लगातार सांसद और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं हरीश द्विवेदी, वो चुनाव मैदान में है। लेकिन उनके सामने रामप्रसाद चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। कद्दावर नेता है रामप्रसाद चौधरी, कई बार सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसे ही संत कबीर नगर की जो डुमरियागंज सीट है, वहां पर भी कड़ा मुकाबला है। बाहुबली रहे हरिशंकर तिवारी, जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनका भी ब्राह्मणों की राजनीति में दबदबा था पूर्वांचल में, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूर विरोधी माने जाते थे। तो हरिशंकर तिवारी के जो भतीजे हैं कुशल तिवारी, उनको डुमरियागंज से इंडिया ब्लॉक ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और सामने उनके चुनाव लड़ रहे हैं जगदम्बिका पाल सिंह। तो डुमरियागंज में भी कड़ा मुकाबला है। तो कुल मिलाकर अभी आप जब 14 सीटों की जब तस्वीर देखेंगी, तो ऐसा नहीं है कि कहीं इजी विन हो या कहीं विपक्ष के लिए एक तरफा मौका हो या बीजेपी के लिए एक तरफा मौका हो। लड़ाई हर जगह पर है। संत कबीर नगर में भी कड़ा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी ने भी निषाद प्रत्याशी उतारा है, और बीजेपी की ओर से डॉक्टर संजय निषाद के बेटे पर भी निषाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 14 लोकसभा सीटों से कहीं ना कहीं जो देश की राजनीति है उसकी भी एक बड़ी तस्वीर तय होगी, क्योंकि यूपी से ही रास्ता गुजरता है दिल्ली का। और पिछली बार 80 लोकसभा सीटों में बीजेपी ने 64 लोकसभा सीटें जीती थी। 2 सीटें बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में जीती थी। आजमगढ़ की बात मैं अगर आपसे करूं तो इस बार गुड्डू जमाली जो बीएसपी से चुनाव लड़े थे, उनको सपा ने एमएलसी बनाया है, और गुड्डू जमाली दिन रात एक करके धर्मेंद्र यादव। बिल्कुल अभिषेक, और हम जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी भी इस बार कॉन्फिडेंट मोड में है, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। लेकिन ये 14 सीटें जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि यहाँ पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा है। इसके अलावा ही कई दिग्गजों की साख भी दाव पर लगी है। दिग्गजों की बात आती है तो उसमें सबसे बड़ा नाम मेनका गांधी का आता है, सुल्तानपुर से प्रत्याशी है। तो ऐसे में हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सुल्तानपुर से जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किस हिसाब का माहौल दिख रहा है। आशीष, फिलहाल आप किस मतदान केंद्र पर मौजूद है? लगभग 7:30 बजने वाली है, किस हिसाब से तस्वीरें देख रहे हैं? जी, अभी सुल्तानपुर में 6वें चरण का जो है मतदान शुरू हो चुका है। इस समय हम सुल्तानपुर के सिटी में नगर पालिका में जो मतदान केंद्र बनाया गया है वहां पे मैं मौजूद जी। और यहाँ का माहौल अभी बता दूं, भीड़ भाड़ अभी यहाँ नहीं आ पा रही है। मेनका गांधी यहाँ से प्रत्याशी है, किस हिसाब का यहाँ पर राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा है? ग्राउंड लेवल पर जनता में कितना उत्साह दिखा जा रहा है? क्योंकि जब प्रचार प्रसार हुआ हमने देखा कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होकर जनसभाओं में शामिल हुए और तमाम रैलियों में शामिल हुए। लेकिन आज की अगर हम बात करें, उत्साह की बात करें, तो कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ के मतदाता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
यहाँ बड़े नेता में सबसे बड़ी मेनका गांधी जी मानी जाती हैं, और यहाँ पे जो है त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल रहा है। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे। हमारे साथ बलरामपुर से सीपी मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। जी सीपी मिश्रा, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह का माहौल है? लगभग 7:30 बजने वाली है, जनता में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? बिल्कुल, आपको बता दें कि जनता में उत्साह तो जरूर है, लेकिन यहाँ पे जो हम देखें कि 6वें चरण की जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह से ही 6 बजे से शुरू हो गई है। बात करें यहाँ पे बलरामपुर में तो 1260 बूथें बनाई गई है और 630 बूथें कुछ ऐसे हैं जो केंद्र बनाए गए हैं। 121 बूथें जो है जो अति संवेदनशील है। और बात करते हैं यहाँ पे जब हम कि शासन और प्रशासन की, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ में यहाँ पे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब देखने वाली बात यहाँ पे आती है कि क्या आखिर सच पूर्व में 100% यहाँ पे मतदान होते हैं या आधे अधूरे मतदान होते हैं। लेकिन इसमें आने वाले समय हमारे यहाँ दिलचस्प यहाँ पे ये होती है कि जब नृपेंद्र मिश्रा के पुत्र जो साकेत मिश्रा जी है बीजेपी से, वो कितनी फाइट करते हैं। जो यहाँ के पूर्व निवर्तमान सांसद राम सरोवर वर्मा है, जो जनता के बीच में 5 साल दिखाई नहीं पड़े, तो यही पे कहीं ना कहीं ये माहौल जरूर दिखेगा कि बीजेपी के पक्ष में जाए या सपा के पक्ष में। अभी कुछ अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये सीटें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और सभी की नजरें इन 14 सीटों पर है। अभिषेक का रुख करना चाहूंगी। अभिषेक, जहां एक और राजनीतिक गलियारों में गर्मी तो बढ़ ही रही है, सरगर्मियां बढ़ रही है, लगातार जो है बयानबाजी चल ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर तापमान भी काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आज से नौतपे की शुरुआत हो गई है, सुबह से ही गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इतनी बढ़ती, इतनी भीषण गर्मी के बीच वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं इफेक्ट होता नजर आएगा। हेलो जी अभिषेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? मतदान का रिकॉर्ड टूटा हो तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग के दावे थे, जो तैयारियां थी, वो सब भरी की भरी रह गई। 5 चरणों की जिस तरह से मतदान आया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए तो चिंता का विषय है ही, ताकि चुनाव आयोग के लिए भी चिंता का विषय है कि 5 साल इसमें जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तमाम सारे रोड शो किए जाते हैं, जागरूकता रैलियां निकाली जाती है, मतदान की अपील की जाती है, उसके बावजूद मतदाता मतों तक नहीं पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार करना होगा। और रही बात राजनीतिक तापमान की, तो देखिए गर्मी बढ़ रही है और गर्मी में राजनीति के चूल्हे पर जो जातीय अदहन है वो भी धधक रहा है, क्योंकि इस बार की राजनीति में बीजेपी जहाँ एक और कॉन्फिडेंस है, वही इंडिया ब्लॉक भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है। और जातीय घेरेबंदी ने इस बार सभी के माहौल को खराब किया है। ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे इतनी बड़ी लहर हो कि एक तरफा मतदान हो रहा हो, बावजूद इसके राजनीति जब इतने अहम मोड़ पर है, देश में एक अहम चुनाव हो रहा है, बावजूद इसके अगर मतदान प्रतिशत गिर रहा है और लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। और सोचने का विषय ये भी है कि जिस मौलिक अधिकार के लिए मतदाता 5 सालों तक मेहनत करते हैं कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम आए, मैं भी मतदान करूं, अलग अलग चुनाव होते हैं, खासकर यही एक प्रणाली है कि पंचायत के चुनाव अलग है, निकाय के चुनाव अलग है, विधानसभा के चुनाव अलग है, लोकसभा के चुनाव अलग है, लेकिन जो मत प्रतिशत है, जिस तरह से मत प्रतिशत गिर रहा है, राजनीतिक दलों के लिए तो चिंता ही है, लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है और चुनाव आयोग के लिए चिंता का विषय है। और ऐसे में अनादि टीवी भी अपने दर्शकों से सबसे पहले तो यही अपील करता है कि आज जो है अगर आप इन 14 सीटों के अंतर्गत आते हैं तो सबसे पहले जाकर वोट दीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, उसके बाद जो है अपने काम कीजिए, क्योंकि सुबह का समय है, मौसम ठीक है, तो ऐसे में ये काफ़ी अच्छा समय होता है जब आप वोट डालने जा सकते हैं। तो अनादि टीवी की भी यही अपील है। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप अनादि टीवी पर बने रहें। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरह से देख रहे हैं मौसम का मिजाज जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खराब नज़र आ रहा है, गर्मी जो है बढ़ती जा रही है, ऐसे में मतदान केंद्रों में गर्मी को देखते हुए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है लंबी लंबी कतारों में लोग लगने वाले हैं थोड़ी देर बाद, और उसके बाद जो है धूप के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है लोगों को, तो ज़्यादा समस्या ना हो और लोगों को सुविधा हो, उसको लेकर आप यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां देख रहे हैं?
आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए आशीष, आपका माइक म्यूट है जी। सीधी व्यवस्था की गई है और मिट्टी के घड़े का भी व्यवस्था किया गया है। और यहाँ पे जो मतदाता मतदान स्थल पर पहुँच रहे हैं, काफी खुशी होकर वापस मतदान देकर लौट रहे हैं। जी। सीपी मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। सीपी मिश्रा, अगर आपसे जानना चाहूं कि आप जिस मतदान केंद्र पर मौजूद है वहां पर किस हिसाब की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं? जाहिर सी बात है गर्मी के कारण कहीं ना कहीं लोग जो है कतरा रहे हैं घर से बाहर निकलने में, ऐसे में लोगों को सुविधा मिले जिससे उनको परेशानी ना हो मतदान केंद्र में, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं देख रहे हैं? बिल्कुल, बात आपको बता दें कि गर्मी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, क्योंकि गर्मी की तापमान को देखी जाए तो 40 से टेम्परेचर बहुत हाई रहता है सुबह। अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, बादल छाए हुए हैं और सुबह से ही लाइनों में लग के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो बलरामपुर की बात करें तो देखिए, अभी गोंडा जनपद में हुआ है हाल ही में, लेकिन मतदान प्रतिशत जो है घटता जा रहा है। घटता इसलिए जा रहा है क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से 12 बजे 1 बजे के बीच में मतदान केंद्रों पर एकदम सन्नाटा छा जा रहे हैं, क्योंकि लोग लू से बचने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी यहाँ पे लोगों के लिए जलपान व्यवस्था तो नहीं, मतदाताओं के लिए तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद रहते हैं शायद उनके लिए जलपान सारी व्यवस्थाएं कर दी जा रही है। लेकिन जो भीषण गर्मी पड़े इसके वजह से मतदाता थोड़ा सा घर से निकलना मुनासिब नहीं समझते, इसलिए मत प्रतिशत की संख्याएं घटती जा रही है। और रही शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में इस समय हो रहा है, मतदान हो रहा है और तीनों ब्लॉकों पे तीनों तहसीलों में शांतिपूर्ण ढंग से हो रही। जी बिल्कुल, चलिए हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहूँगी और अभिषेक से सवाल करना चाहूँगी। अभिषेक, जिस तरह से शुरू में ही आपने जिक्र किया कि कई नामचीन हस्तियाँ चुनावी मैदान में हैं, 14 सीटों पर जिनकी साख दांव पर लगी है, प्रचार प्रसार भी हुए और जिस तरह से हमने देखा लोगों में भी बराबर का उत्साह नजर आया। ऐसे में अगर हम मुद्दों की बात करें, खासकर इन 14 सीटों की, तो क्या लगता है क्या वो मुद्दे होंगे जो इस बार इस चुनाव में हावी होते नजर आएंगे? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो ये देश अब कहीं ना कहीं आगे निकल चुका है और उसी के साथ मुद्दे भी अलग हो गए हैं। बिल्कुल, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर वोटिंग होती थी, लेकिन सरकार ने मकान बनाए गरीबों के लिए और धरातल पर काम हुआ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रही बात रोटी की, तो फ्री राशन भी सरकार ने उपलब्ध कराए, तो इन सब मुद्दों से देश आगे निकल गया। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है, एक चीज समझनी होगी कि जब तक इस देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यापक व्यवस्थाएं नहीं होंगी, तब तक ये जो बेरोजगारी का दौर है ये बढ़ता रहेगा और 5 साल के बाद 10 साल के बाद फिर एक नई खेप बेरोजगारी के लिए खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे अगर संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो ये समीकरण का जो संतुलन है इसको बिठाने में बड़ी कठिनाई होगी। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसी के साथ इस बार देखा गया है कि जो विपक्षी दल है उन्होंने संविधान के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, क्योंकि बीजेपी के 2-3 बड़े नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का बयान सामने आया, मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान सामने आया, उसके बाद विपक्ष में जो मतदाता है, खासकर SC ST OBC मतदाता है, उनके बीच एक बड़ी तेजी से मैसेजिंग की कि हम संविधान के रक्षक हैं और सरकार संविधान बदलना चाहती है। यही वजह है कि सरकार को भी संविधान के मुद्दे पर खुलकर बोलना पड़ा कि संविधान और आरक्षण के हकों पर कोई किसी भी तरीके की कटौती नहीं होगी। लेकिन अब सरकार की बातों से मतदाताओं को कितना विश्वास हुआ है? SC ST OBC जो सबसे बड़ा वर्ग है, जो सबसे ज्यादा वोटिंग करता है, उसके दिमाग में क्या है, उसके जहन में क्या है? क्या वो विपक्ष की बातों से सहमत है या सत्ता पक्ष उसको आसानी से कन्विंस कर लिया? बहुत सारी ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं जिन पर कोई भी आकलन लगाना कठिन होगा। अगर संविधान के नाम पर वोटिंग होती है तो ये साफ तौर पर मान लीजिएगा कि जो BSP के वोटर्स हैं, जो दलित मतदाता है, वो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक की ओर घूम चुके हैं, इंडिया ब्लॉक को समर्थन दे चुके हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बातों से, प्रधानमंत्री की बातों से मतदाता सहमत होते हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री के रहते आरक्षण पर और तमाम जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उन पर कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो बीजेपी के पाले में जा सकते हैं। तो संविधान बचाना एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके बाद तमाम स्थानीय मुद्दे होते हैं। कहीं आप देखेंगे सीवर का मुद्दा है, कहीं हमारा पशु मुद्दा है।
तो अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि देश विविधताओं का देश है और विविधताओं के साथ ही अलग अलग जनपद में आप देखेंगे तो अलग अलग विविधताएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। तो हर जनपद की अपनी स्थानीय समस्याएं हैं। कहीं जो प्रोडक्ट्स है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की थी सरकार ने, एक जिला एक उत्पाद। ठीक है। प्रतापगढ़ में आंवला व्यापारियों का एक अलग मुद्दा है। वो चाहते हैं कि आंवले को वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, लेकिन अभी तक नहीं। बिल्कुल अभिषेक, तो प्रयागराज कुल के मिलाकर हम कह सकते हैं एक एक सीट के हम कह सकते हैं कि समीकरणों की बात करें तो एक छोटी सी भी बात होगी या छोटा सा भी मुद्दा होगा जो हावी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है ऐन वक्त पर कई सारे मुद्दे आए, मंगलसूत्र की बात हुई, संविधान की बात हुई, लगातार जो है दोनों ही पार्टियां, तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आई। लेकिन आज जो है इन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को देखना दिलचस्प होगा कि जनता ने किन मुद्दों को देखते हुए मतदान किया है। और इससे पहले की धन्यवाद करें, एक बार फिर से अपील करना चाहूँगी सभी से कि अगर आपने आज मतदान अभी तक आपने नहीं किया है और अभी तक आप नहीं गए हैं तो निकलिए, क्योंकि सुबह का समय सुचारू होता है और व्यवस्थित ढंग से मतदान कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागी बने और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने वोटों की आहुति अवश्य डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।